वंदे मातरम नेटवर्क 10 के चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां की सरेनी विधानसभा सीट पर मतदाताओं का रुझान भांपने के लिए नेटवर्क 10 का चुनावी अखाड़ा लालगंज कस्बे में पहुंचा। यहां के अटल चौक पर कांग्रेस, बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा हमारी टीम ने आम लोगों से भी उनके विचार जाने कि आखिर इस बार के चुनावी मुद्दे क्या कुछ होंगे, इस बार जनता का मूड क्या है, देखिए। वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। मेरे साथ सहयोगी मेरे मौजूद हैं राजकुमार चौधरी जी। हम आज चुनावी अखाड़ा की टीम यहां पहुंची है रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र। और हालांकि रायबरेली और तमाम जो यहां पर 6 विधानसभा सीट है इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले में अब कांग्रेस अपना जो वर्चस्व है वो खोती हुई नजर आ रही है। जब पहला चुनाव यहाँ 1952 में हुआ था तब ये कांग्रेस का गढ़ था और उस दौरान कांग्रेस सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही थी। तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इस बीच 1991 के बाद से अपना वर्चस्व यहाँ पर खत्म करती हुई नजर आई, जिसके बाद कभी सपा तो कभी भाजपा रही, यानी कि मिली जुली जो असर देखने को मिला वहां राजनीतिक दलों का यहाँ पर वो देखने को मिला है। लेकिन इस बीच एक बार फिर कांग्रेस अपने कई मुद्दों को लेकर, कई बड़े दावे वादों को लेकर अपनी खोई हुई जमीन को तराशने की कोशिश कर रही है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, बीजेपी कांग्रेस से भी यहाँ पर जो राजनीतिक दल है उनके भी यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष वो भी मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या अब कांग्रेस या फिर तमाम जो राजनीतिक दल है वो किस तरह से सत्ता में काबिज होते हैं। तो राजकुमार जी, अपने चुनावी अखाड़े की टीम के साथ आगे चलते हैं और जो राजनीतिक दल यहाँ पर मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो पूरे 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हैं। ऐसे में कांग्रेस से पहले जानेंगे, कांग्रेस का गढ़ इसे माना जाता था, लेकिन अब 1991 के बाद कांग्रेस ही अपना वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही। अब कैसे देखती है कांग्रेस अपने आप को? मैडम, कांग्रेस जो है ये रायबरेली है, ये माननीय हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी का क्षेत्र है और ये सरेनी विधानसभा क्षेत्र जो एक तलवार और कलम का धनी क्षेत्र रहा है। यहाँ अगले बार हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की और जो कुछ नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति वो हम नहीं बना पाए अपने विधायक, लेकिन अब छाहो विधायक हम रायबरेली में जिता रहे हैं। और यहाँ कुछ जो चौराहे पर हमारे हुआ उसका इनको भाजपा वालों को इसकी जो नफरत फैलाई, ये हमारे गांधी जी यहाँ आए इस चौराहे पर, मतलब आंदोलन हुआ और उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री भारत रत्न श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ मूर्ति रखकर एक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। उसका सीधे जवाब जनता देने को तैयार है और वो देख लेना 23 तारीख के बाद जो 10 तारीख का रिजल्ट आ रहा है उसमें साफ तौर से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सुधा द्विवेदी यहाँ भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है। बीजेपी की भी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, सीधा आरोप आप लोगों पर लगाया गया है कि आप लोगों की वजह से वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। भारत माता की वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हम राष्ट्रवाद, वोट फॉर नेशन को लेकर के चल रहे हैं और विकास का जो पहिया पिछले 1947 के बाद रुका था और 2014 के बाद से, जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, विकास का पहिया पूरी तरह से चल गया है। सरेनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो 35 वर्षों के बाद यहाँ की नहरों में पानी आया है और ये कांग्रेस के मुंह पर सीधा तमाचा है। यहाँ पर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेहरू खानदान 50 सालों से यहाँ सांसद रहा है, लेकिन इस सरेनी विधानसभा की सड़कों का हाल अगर देख लिया जाए तो सदैव आप लोगों की समझ में स्वयं आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। बिजली, पिछली सरकारों में बिजली के लिए आंदोलन होता था, यहाँ इन्वर्टर और जनरेटर बनाने वालों का काम बंद हो गया है। इतनी अच्छी बिजली आ रही, 2 ITI कॉलेज हमारे विधायक ने खुलवाए, योगी जी ने खुलवाए। 400 करोड़ की लागत से सरेनी विधानसभा में सड़कें बनी हैं। इन सब विकास के बलबूते पर हम फिर से यहाँ पर विधायक बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनेगी योगी जी की। और हम राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़े हैं, जातिवाद के नाम पर नहीं, क्षेत्रीयवाद के नाम पर नहीं। इनको एक बात और कहना है, यहाँ पर ये चौराहा पूरी तरह से उबड़ा खाबड़ा पड़ा था। हम लोगों ने जनता के सहयोग से भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी
जिनका कि हिंदुस्तान में नहीं विश्व में नाम था, उनकी यहाँ पर हम लोगों ने मूर्ति लगवाई। लेकिन इनकी मैडम श्रीमती सोनिया गांधी ने दिल्ली से हरकारा भेज दिया कि वहां जाकर के जाओ और देखो कैसे मूर्ति लग गई, उसको हटवाओ। लेकिन यहाँ की जनता जो है अटल जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले चुनाव में इनका दहाई का अंक नहीं पाएगी इनकी पार्टी। पिछली बार 7 विधायक थे, उसमें 4 भाजपा में मिल गए, 2-3 बचे हैं। बस 2-3 और जीतेंगे और आगे जाकर के फिर उनका वही हाल होगा जो पिछली विधानसभा में हुआ। भारत माता की। देखिए, आपके सभी आरोप प्रत्यारोप जो आपने लगाए थे उनका जवाब इन्होंने दिया। अब ऐसे में दल बदल की राजनीति भी आप लोगों के दल से यहाँ पर शुरू हुई। क्या लगता है कि दल बदल की राजनीति किसी तरह का असर पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो हर पार्टियां जो लेकिन मतदाताओं पे पड़ेगा। नहीं, कोई मतदाता ये जानता है सब कि हम लोगों ने कोई क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया है। हम लोगों ने एक सामाजिक जो न्यायप्रिय लोग हैं, सामाजिक मतलब समाज में कुछ काम किए हैं, समाज सेवा किए हैं, हम लोगों ने उनको चुन करके टिकट दिया है। और वो देख लेना, वो तो सब जनता के सामने है। और माननीय मैडम का जो विकास है, जो हम लोगों पर आरोप लगते हैं कि यहाँ कुछ नहीं किया सोनिया जी ने, यहाँ आप लोग गांव में जाएं और जब लोग घर से निकलते हैं तो उनके दरवाजे आरसीसी से लेकर के जो बिजली की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण से सोनिया गांधी ने यहाँ गांव-गांव बिजली लगवाई। एक भी पुरवा नहीं बचा जहाँ सोनिया गांधी की बिजली न लगी हो, नहरों में पानी न रहा हो। ये तो आरोप लेकिन 1991 के बाद कांग्रेस नहीं आई, तो ऐसे में तो बीजेपी और सपा का राज था, तो उन्होंने विकास किया होगा। नहीं, जो उस विकास हुआ वो तो 1991 के बाद खत्म हो गया। नहीं, वो विकास नहीं करते हैं ये लोग मतलब ये समझा जाए कि 1991 के बाद कोई विकास ही नहीं हुआ। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। केवल धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसी तरह वोट लिया गया। विकास के नाम पर तो केवल वही हवाई जो हम लोग किए उसी में। राष्ट्रवाद की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है, आज परिभाषा गढ़ी जा रही ये मान करके कि इस देश का जो प्रबुद्ध नागरिक है वो आप किसी पार्टी विशेष का या किनके बीजेपी का सदस्य नहीं है, वो राष्ट्रवाद नहीं समझता है। लेकिन ये सरेनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और उन सारी सीटों में से सरेनी विधानसभा एक अलग विधानसभा है जो इस पूरे प्रदेश को मैसेज देने वाली है और उसने हमेशा दिया है। और ये झूठ की हांडी या काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, मतदाताओं से पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन सर आपसे कि 1991 के बाद विकास नहीं हुआ, क्यों? विकास तो यहाँ की जनता बताएगी आपको। हम तो फिर से कहने वाले हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या काशी को सजाया है, आगे मथुरा को भी सजाएंगे। 1947 में आपको याद है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से ट्रेनें आती थी तो उसमें हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सिलकट लाशें आती थी, वो दिन हमको याद है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा अब बिल्कुल तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करें किस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव को आप देखते हैं? 2022 में का जो चुनाव हो रहा है केवल विकास पे हो रहा है। और हमारे यूपी की जो सरकार है और केंद्र की सरकार है, सबसे ज्यादा अगर किसी को भी लाभ मिला है दलित, पिछड़े, वंचित और यहाँ तक मुस्लिम भाइयों को 62% जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो कॉलोनी का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे जो राशन बटा हो, A to Z जो भी हुआ विकास वो भाजपा सरकार में हुआ है। लेकिन सरेनी का अगर इतिहास पे नजर डाले तो कहता है कि जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जाती है। जो जात सबसे यहाँ पर जो आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है उसी को मंत्री यहाँ पर बनाया जाता है, उसी जात पात के। तो किस तरह से अब आगे बढ़ा जाए? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जातीय समीकरण है ही नहीं, केवल राष्ट्रवाद पे यहाँ पे चुनाव होगा और कुछ नहीं। और सरेनी विधानसभा में आप 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि लालगंज बेटा चौराहा से सरेनी जो यहाँ पे मुख्य जो मार्ग है बदहाल था, वहाँ पे विधायक बनने के बाद धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने वहाँ पे रोड को दुरुस्त कराया और सराय बेरिया खेड़ा से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जिसके द्विवेदी युग जिनके नाम से हुआ, उनके गांव तक रोड आरसीसी बन के तैयार हो रही है। ठीक है सर, देखिए क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय मुद्दों पर ही यहाँ पर चुनाव होता है। तो क्या समझा जाए कौन कौन से प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दे जिनको लेकर मतदाता बीजेपी या तमाम राजनीतिक दलों की तरफ जाएंगे? यहाँ 35 सालों से नहरों में पानी नहीं था। भाजपा सरकार और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने नहरों में पानी लाने का काम किया। सड़कों का जाल बिछाया गया लगभग 400 करोड़ की लागत से, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए प्रमुख है। यहाँ पे
जो मेन सड़कें हैं, जैसे यहाँ से कानपुर के लिए कोई रास्ता नहीं था, गड्ढे नहीं तालाब का रूप ले लेता बरसात में, वो सड़क बन रही है और नवंबर 2022 में चालू हो जाएगी। और 2-3 प्रमुख सड़कें और हैं, जैसे बेहटा रोड है, बेहटा सरेनी, और सराय बहरिया खेड़ा, चौड़ीकरण हुआ है और 400 करोड़ से नहरों वो सड़कों का जाल बिछा है। ये क्या विकास नहीं है? ठीक है, मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विकास की जो बयार है वो यहाँ बहती हुई नजर आ रही है और हर किसी को फिलहाल बदलाव चाहिए। ये तो प्रतिक्रिया दी तमाम राजनीतिक दलों की, लेकिन इस बीच किस तरह से मतदाता यहाँ पर कहते हैं वो आगे चर्चा यहाँ पर जारी करेंगे मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख और यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता अब आने वाले जो चरण बचा है यहाँ पर जब इस क्षेत्र में यहाँ मतदान होगा और ऐसे में अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत हासिल कराएंगे। धन्यवाद ऋतु। विकासशील जनता पार्टी बनाई गई है, हमारी सरकार ने किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने कुछ नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। 5 साल में धीरेन्द्र बहादुर दिखाई नहीं। इस समय क्या हो है देख रहे हैं आप लोग भी। भारतीय जनता पार्टी आपको सरेनी से भोजपुर रोड पे जाके ले, केगासो से क्रॉसिंग रोड जाके देख लो। ये आए हैं नए रात भर खेत में रहता है किसान। ये विकास है, ये विनाश है, विनाश विनाश है। कोरोना काल में सिर्फ क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ही प्रदेश में इनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में यहाँ पे कोई भी पार्टी दिखाई नहीं थी, केवल भारतीय जनता। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी यहाँ पे आज तक जितने भी नेता आए हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि विधायक, आप इनसे बता दीजिए कोरोना काल में आप कहाँ थे, मई अप्रैल की हालत क्या है। अब मीठापुर के हैं, बाहर से नहीं है। धीरेन्द्र को भी हमने सामने से नहीं देखा कैसे हैं। अपने मुंह मिट्ठू होने से काम नहीं भारतीय होगा। मैं फिर कह रहा हूँ धीरेन्द्र बहादुर सिंह 24 घंटे जनता के सामने। जनता ठुकरा देगी इस बार। अब समय आ गया है युवाओं का। 1 लाख वोटों से क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस, देखो मजे की बात ये है कि यहाँ 2 दलों के नेता बैठ रहे हैं और कांग्रेस मजा ले रही है पूरा। जी श्रीमान जी, जो कोरोना काल की बात हो रही है, ये इस तरह देश में जो कोरोना काल लगाया गया, बता रहे हैं कि हमारे विधायक गांव-गांव गए और कोई गया ही नहीं। अरे इनकी नीतियां ही गलत थी। अच्छा भैया एक बात तो सुनो, देखो आप युवा हो, बात करेंगे युवाओं से। ये 6 साल का, ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ केवल जुमले चले, ठीक है। विकास के नाम पर आप अगर सर्वे करेंगे सरेनी विधानसभा में तो आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है। अगर यहाँ विकास की बात रही तो सबसे पहले तो हम युवा हैं, युवा के बारे में बात करेंगे। युवा, आपने देखा होगा, अपने चैनल के माध्यम से खबर चलाई होगी, युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, लाठियां गा रहे हैं। घर के माँ बाप के आंसू निकलते हैं जब बच्चों के लाठी का दर्द सहना पड़ता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा एक शिक्षित हो, नौकरी पाए, बेरोजगारी दूर हो। तो ये देख सरकार के जो मूलभूत जो चीजें होती हैं, युवा, व्यापार, किसान जो है खेतों पर है। आप सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। रात में वो हम भी किसान घर से पैदा हुए। अगर इनकी बात मान ली जाए तो जो इस समय किसान की जो उपज है उसमें प्रतिवर्ष अभी जो आया डाटा आया तो जो जानवर घूम रहे हैं उनके लिए, जानवर इस समय कहीं नहीं, गौशालाओं का व्यवस्था हो गई है, गौशालाओं में जानवर है, जानवर कहीं किसी खेत अभी भारत माता की एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल अपने परवान पर रहता है। और सुनो, आम लोगों से बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात कर लिए, कुछ आम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इधर से निकलते हैं, आम लोगों से बात करते हैं। आइए इधर चलते हैं, इस तरफ चलेंगे, कुछ आम लोगों से बात करेंगे। चुनाव का दौर है, चुनाव में प्रचार चल रहा है। भैया यहाँ हो, देखो ये लेमैन, ये आम आदमी है ना। चुनाव का माहौल है। इस चुनाव के माहौल में क्या प्रयास, मुद्दे क्या है यहाँ? मुद्दे यहाँ है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, या हम लोग को शिक्षा के लिए कोई वो नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी बढ़े के लिए कोई उपाय किया जाए। चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, कहने को सब लग रहा है कि जाति ध्रुवीकरण है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है।
कुछ चीजें यहाँ पे हैं कि यहाँ न एक छत्र राज रहा है, कि लोग कहते हैं कि नहीं। मैं बता दूं कि रायबरेली हमेशा गांधी परिवार की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। सोनिया गांधी इस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद एक हाई प्रोफाइल परिवार है, बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या टिप्पणी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो हालात चल रहे हैं उस पे हम लोग निर्णय लेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनके प्रतिनिधि इतनी जल्दी खोल के नहीं दे सकते। उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहते हैं। नहीं, प्रतिनिधि तो जो किशोरी लाल है वो गोल ही हो गए हैं। अभी कह रहे थे कि धीरेन्द्र सिंह दिखाई नहीं देते हैं। कौन कहता है धीरेन्द्र सिंह नहीं दिखाई देते हैं? किशोरी लाल नहीं दिखाई देते हैं, उनसे पूछे वो कहाँ गए। आम लोगों से और कुछ आम लोगों से बात करेंगे, कुछ आम लोगों से जो लेमैन जी। चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में रायबरेली में क्या मुद्दा है? विकास है मुद्दा। विकास हुआ नहीं, कहीं नहीं हुआ पूरे जिले में। फिर क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में सिर्फ खाना पूर्ति हुई, पूरे जिले में कहीं विकास। 2 साल कोरोना के रहे, उसमें जो सरकार ने काम किया उस पर कोई टिप्पणी? काम सरकार ने जो काम किया ठीक ही था कुल मिला के, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी, सरकार को भी देखना था, बहुत सारे तरीके थे उनको देखना था। और सरकार की बात की जाए तो 2022 में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है और राम मंदिर पर भी नजरें। देखो, युवा बोल रहे हैं, इस कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल के दौरान जो भी प्रयास हुए वो प्रयास किए गए, लेकिन क्योंकि एक आपदा ऐसी आई, बिना बताए आई, जो दुश्मन दिख नहीं रहा उससे कहीं ना कहीं लोगों को सचेत करना था, लोगों को बचा के रखना था। उसके लिए कहीं ना कहीं कोरोना काल के दौरान। अंकल जी, आपकी उम्र ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा होगा निश्चित तौर पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? किसके लिए? ये जो चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 साल में एक विधायक चुनते हैं, वो विधायक फिर दूसरी पार्टी में भाग जाता है। तो हमारे यहाँ के विधायक जो चुना गया है आपकी बार, इससे अच्छा विधायक कभी हुआ ही नहीं है। कांग्रेस वाले, कांग्रेस के मैं हूँ। इसके पहले कांग्रेस के बाद 2 बार विधायक चुने गए, सपा के 2 बार विधायक चुने, उसके पहले कांग्रेस के थे। वो लोग कहते थे नहर के लिए जो इंदिरा जी नहर लाई थी वो लेकर चली गई है, नहर कभी नहीं आएगा। और अब की बार ये विधायक धीरेन्द्र सिंह हुए भाजपा के, उन्होंने नहर में पानी ला के बराबर दिखा दिया पूरी विधानसभा में। और 2 ITI कॉलेज बन गए हैं, जबकि जिले में सिर्फ एक ITI कॉलेज था। तो यहाँ के लिए ITI खुल गई, बन रहा है, बन के तैयार है। बिल्कुल, अगले सत्र में प्रशिक्षण चालू होगा। आप जो सही है, जो हो रहा है वो तो बताया जाएगा ना। तो ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है। विकास जिसे नहीं कहते, जो रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं, युवा दर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो रोजगार बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। युवा रोजगार कौन भटक रहा है? जो काम करना नहीं चाहता वही रोजगार बड़ा नहीं। काम तो चारों तरफ काम है, काम करने के लिए कहाँ है? जो फ्री में खाना चाहता है, फ्री का खाना भी सरकार दे ही रही है, ये भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सबसे पहले जो काम करना नहीं, सबसे पहले लाइन में लगते हैं बड़े लोग भी। यहाँ तक बड़े बड़े लोगों के ट्रैक्टर, गाड़ी, ट्रक और अंत्योदय कार्ड के धारक हैं वो। जवाब, विकास सबसे बड़ी चीज होता है रोजगार। अगर आप देखेंगे वो राशन जितने भी युवा यहाँ मौजूद हैं, आप किसी से पूछ लीजिए रोजगार मिला क्या 5 सालों में, क्या हुआ, साफ साफ दिखेंगे। जो लोग हैं यहाँ पर पूछ लीजिए उनसे। क्या कहेंगे? ये जो है कि ये सरकार हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर रोजगार के बारे में बात की जाए तो उसके हिसाब से तो नहीं, रोजगार तो नहीं है। अगर यहाँ के युवा पीढ़ी आप कुछ कहती है तो रोजगार के मामले में नहीं। अगर इंडिया में कुछ आना चाहिए तो प्रोडक्शन लाइन बढ़ना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी को चाहिए कि मतलब हर एक पीढ़ी रोजगार करना चाहे, मतलब हर एक आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहे, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्शन। आप क्या बनना चाहते हो? हम तो वैसे इंजीनियर हैं, लॉकडाउन के पहले चाइना में थे दरअसल, बट इसी लॉकडाउन की वजह से मेरी भी जॉब गई है, तो मैं अभी यही लालगंज में ही शॉप खोल के रखता हूँ। शॉप खोल रखी है आपने, अपना काम कर रहे हो। अगर आदमी चाहे तो रोजगार पैदा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन सपोर्ट चाहिए सरकार की, और जिसमें सरकार सपोर्ट नहीं कर। सरकार की बहुत सारी योजना ऐसी हैं कि जिसमें MSME के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है, जानकारी है? नहीं है, बट किन किन लोगों को लोन दिया जा रहा है? हमें तो नहीं मिल सकता है लोन। क्यों, आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं मिल सकता, ये आप बताइए। प्रयास किया आपने? नहीं, वो बात नहीं है, प्रयास करने की बात नहीं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो प्रयास करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से ब्याज दर भी तो। जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं। 1 मिनट।
उसके हिसाब से अगर हम लोगों को उसी हिसाब से ब्याज दर के हिसाब से दिया जाएगा, जरूर लेंगे। आप कोई कहे कि नहीं हम आपको 1 लाख रुपए का ब्याज देते हैं और 12% 15% का ब्याज देना पड़ेगा हर साल के हिसाब से, तो कौन लेगा? उसमें सब्सिडी का प्रावधान, सब्सिडी का प्रावधान भी है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। देखो लेमैन आम आदमी से बात करेंगे, इसी चौराहे पर एक छोटी सी शॉप लगाकर एक व्यक्ति अपने घर को पाल रहा है। छोटे बच्चे हैं, हालांकि श्रम कानून भी है, उसका भी उल्लंघन होता है, लेकिन पेट की भूख जो होती है ना, वो आदमी को काम करने पर मजबूर करती है और काम करने के लिए तैयार करती है कई बार। भैया ये बताओ, चुनाव में मुद्दा क्या है? यहाँ के नहीं है, यहाँ रहते नहीं है। ओके, क्या मुद्दा है चुनाव में? सर चुनाव मुद्दा बढ़िया है, भाजपा सरकार आना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही है और सारी चीजें व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यवस्था गड़बड़ नहीं लग रही है और सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सारे लोग संतुष्ट है, शासन प्रशासन बहुत अच्छा है और जो रोजगार करना चाहता है रोजगार अपना करे, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आना चाहिए भाजपा सरकार फिर से। और एक इधर बगल में एक दुकान है, उस पर और कुछ लोगों से बात करते हैं। आम लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया खुल के दे रहे हैं। ये चाय की दुकान है, इस पर देखो कुछ लोग बैठे हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? चुनाव चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा। अच्छा, ये बताओ, आपके पास तो जीवन का अनुभव है, आपने तो बहुत सरकारें देखी, आई गई देखी। कोरोना का जो दौर था उसमें क्या परिस्थिति रही यहाँ? बहुत परेशानी रही, कोरोना में बहुत परेशानी रही। हमारे बहू पर मुकदमा भी है, उसको अस्पताल ले गए। यहाँ से किसी ने कह दिया जाओ, यहाँ दवा नहीं होगी, रेल कोच में आ गए थे, तो यहाँ से हमारी बहू चले गए हम रायबरेली, वहाँ एडमिट कराया प्राइवेट में। वहाँ जो है सुबह मुकदमा देखा पेपर में डॉक्टर ने, तो उसने रिफर कर दिया। ऐसे ही बगैर लिखा पढ़ी के भेज रहा था कॉलेज। अच्छा, आपको डोज लग गई? हाँ, हमारी कोरोना की दोनों लगी, दोनों। अब ठीक हो? नहीं, अब तो वहीं से बीमार हैं, बीमार चल रहे हैं। अच्छा, ये जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, इस चुनाव के दौर में कुछ कहेंगे? ये चुनाव इस समय विधानसभा के चुनाव है, आम वोटर विधानसभा का सदस्य चुनता है। 3 कौड़ियाँ चल रहा है, 3 कौड़ियाँ में किसका पलड़ा भारी हो जाए वो तो वोट पड़ने। नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं कि आप किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जीतने की स्थिति किसकी हो जाए ये हम नहीं बता सकते इस पर, लेकिन त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा और सपा। हाँ, रायबरेली में त्रिकोणीय मुकाबला मतदाता बता रहा है। समस्याएं लोग बता रहे हैं, लोग गिनवा रहे हैं। चुनाव जब चुनाव होते हैं तब वोटर को उसका वोट डालने का अधिकार मिलता है, और जो लोग वोट डालते हैं वो लोग सरकार चुनते हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, अब तक के आंकड़े अगर उठा के देखे जाए, क्योंकि हम लोग तकरीबन 17 से ज़्यादा जिलों में हम लोग गए हैं, और जो पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं जहां मतदान हुआ है वहां 58% के आसपास लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया। ये जो मताधिकार का उपयोग है, लोग वोटरों को वोट देनी पड़ेगी। अगर वोट देंगे तो सही आदमी को चुनेंगे, और सही आदमी को चुनेंगे तो सही सरकार होगी, और सही सरकार होगी तो जवाबदेही तय होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, रायबरेली।